नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी हिंदी की इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें कि अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने। सबसे पहले हमने हिंदी का इतिहास देखा था, उसके बाद दूसरा हमने हिंदी की वर्णमाला को देखा था, तीसरा हमने संधि देखी थी। अब संधि का चौथा टॉपिक आज हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे समास। समास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान होते हैं, जैसे संधि मुश्किल थी ऐसे समास आसान है। तो समास के इस लेक्चर में हम देखेंगे समास किसे कहते हैं, कैसे होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कितने इसके टाइप होते हैं, मतलब भेद, समास के भेद, क्योंकि हिंदी में तो भेद कहा जाता है, तो टाइप भेद आप समझ सकते हैं। तो कितने इसके टाइप होते हैं, कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं। कोशिश करेंगे कि समास का ये जो हमारा टॉपिक है ये एक ही पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे से देखता आ रहा हूँ खुद को भी, मैं कोशिश तो करता हूँ कि एक ही लेक्चर में 1 घंटे में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो ये भी हम शायद 2-3 लेक्चर में खत्म करें। और आपको मालूम है हमारा तरीका कि हम कैसे करते हैं। पहले हम उनकी डेफिनेशन और उनके छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद हम जो है अपने जो प्रीवियस ईयर जो कंपटीशन में, अलग अलग कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे, PYQ जिसे आप बोलते हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, दर दर की बकवास करने की बजाय सीधे सीधे शुरू करते हैं अपने समास को। तो समास की डेफिनेशन क्या कहती है कि, अच्छा एक और चीज है कि समास और संधि के बीच में क्या बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार कहते हैं कि संधि का अपोजिट समास है और समास का अपोजिट संधि है, संधि समास। क्योंकि हिंदी में अधिकतर क्या होता है, जब भी सिलेबस की बात आती है तो कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, सब एक तरीके से एक ही सांस में बोलते हैं कि संधि समास, समास संधि आपको आने चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वही डिफरेंस जो वहां पे मैंने संधि में बताया था, वही सेम डिफरेंस यहाँ बताता हूँ कि संधि में हम लोग क्या करते थे। संधि में हम करते थे कि 2 वर्णों का मेल करते थे, 2 वर्णों का, और यहां पर हम क्या करते हैं, 2 शब्दों का। तो इस बात पे जरा खास तौर पे ध्यान, जरा फोकस रखिएगा शब्दों का। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, यहां पर शब्द की बात है। देखिए वहां पे वर्ण था, तो संधि में क्या होता था, वहां पे 2 वर्णों का मेल होता था। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, देव प्लस आल्य। देव प्लस आल्य मिलके आपका क्या बनता था, देवाल्य बनता था, देवाल्य। इसमें क्या हुआ कि इस वै के साथ जो यहाँ पे ए निकला हुआ है, मैंने संधि में बताया हुआ सब कुछ, इस ए का इस ए से संबंध होता है, तो ये दोनों मिलके बड़ा ए, बड़ा आ की मात्रा बना देते हैं। आप इसको ऐसे मात्रा बना देते हैं, वो सब मैंने बता रखा है, वहां पे जाके देखिएगा। तो ये देवाल्य आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये देवाल्य बना 2 वर्णों का। अब यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आपका शब्दों से। शब्दों से कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक लिखा आपका घोड़े का सवार, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने, घोड़े का सवार, जिसको छोटा करके जब लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक शब्द हैं। घोड़े, ये भी एक शब्द है, घोड़ा। आप सिर्फ ये देखिए कि एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, और एक शब्द ये हो गया, घुड़सवार। तो टोटल आपके 2 या 2 से अधिक शब्द हो गए। इनको मिलकर जो आपका शब्द बनता है वो बनता है घुड़सवार। तो आपका बनता है घुड़सवार। ये जो घुड़सवार शब्द बना, और साथ में याद रखिएगा जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द, वो भी शब्द कैसा होगा, सार्थक शब्द होना चाहिए मेरे भाई। अगर वो सार्थक यानी कि जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ऐसे ना हो कि घुड़सवार को मैंने अपनी तरफ से बोल दिया अगड़म बगड़म झगड़म, भाई मतलब निकालो तुम अगड़म बगड़म झगड़म का। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो आप, यार घुड़सवार को मैं सवारे घुड़ बोल दे दूं, सवारे घुड़, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो यानी कि शब्द बनाना, एक शब्द बनाना है, और वो भी सार्थक शब्द बनाना है। तो बने शब्द यानी कि सार्थक शब्द को, सार्थक होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, अगड़म बगड़म झगड़म कुछ नहीं होना चाहिए, को समास कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, जिस प्रक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाए, और वो भी सार्थक शब्द बनाया जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास यानी कि संक्षेप करना। आइए नेक्स्ट बात देखिए, शाब्दिक अर्थ, यानी कि समास का जो मीनिंग है, अगर इस शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना किसका, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जब आप मिला के एक छोटा संक्षेप करते हैं, छोटा करते हैं, तो वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है, और उसी संक्षेप को उसका समास का मीनिंग कहलाता है। जैसे घुड़सवार है, घोड़े का सवार, यानी कि घुड़सवार, हमने इसको एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है। अभी ये कौन से टाइप का है, कैसा है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल तो हो गया ये इस तरीके से कि भाई आपका जो समास होता है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना होता है, और बनने के बाद जो नया शब्द बनता है वो एक
सार्थक शब्द हो जाए तो वो हमारा समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ में बता चुका हूं, संक्षेप होता है, यानी कि संक्षिप्तीकरण करना होता है। जैसे संधि में और समास में क्या डिफरेंस है? संधि में क्या था, वहां पे दो शब्दों के वर्ण, एक का आखिरी वर्ण एक का पहला वर्ण मिलके नया एक वर्ण ही बनाते थे, और उन वर्णों से जो है हम एक नया शब्द बनाते थे, एक सार्थक शब्द बनाते थे, वो था संधि। और ये है समास, जहां उनको संक्षेप करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कहीं कि भाई किसी ए की मात्रा का या किसी इधर इधर के स्वर का आपस में मेल हुआ, तो यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा का पूरा कोई उड़ा दिया हमने, घोड़े का ही उड़ा दिया, घोड़े का सवार जो था का उड़ा दिया, हमने रखा ही नहीं, तो घोड़े का भी हमने घुड़ कर दिया, सवार को सवार लिख दिया। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई यहाँ पे पूरे का पूरा शब्द लेना पड़ेगा। संधि में जबकि हमें क्या करना पड़ता था, एक एक अक्षर को ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सा अक्षर किसकी जगह कैसे चेंज होगा। तो संधि और समास में एक अंतर है। अब जो समास में जो शब्द बनता है, जो हमने कहा ना ये सार्थक शब्द जो बनता है, अब इस सार्थक शब्द को कहा क्या जाता है? समस्त पद। यहां पर हमने लिखा रहेगा समस्त पद या फिर सामासिक पद। यानी कि ये होता क्या है बेसिकली, जो समास के नियम, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, जो संधि के नियम जैसे समास के भी नियम होंगे, कोई ना कोई नियम तो होगा ही। समास के नियमों को अप्लाई करने के बाद जो शब्द बनता है, जो हमने यहाँ बनाया ना सार्थक शब्द, उसको बोला जाता है समस्त पद। और समस्त पद का दूसरा नाम होता है सामासिक पद। सामासिक पद मतलब समास के नियमों का पालन करते हुए जो नया शब्द बना उसे सामासिक पद बोल दीजिए या समस्त पद बोल दीजिए। ये चीज समझ में आ गई आपकी? तो जो नया ये जो सार्थक शब्द बनता है, इस सार्थक शब्द को हम बोलते हैं समस्त पद। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि समास के नियमों का पालन करके कौन सा शब्द बनता है, तो वहां पे ऑप्शन में दे देंगे सामासिक पद बनेगा, समास विग्रह बनेगा या संक्षेप होगा, कुछ ऐसे करके एग्जाम्पल दे देंगे। तो अब बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह क्या हो गया भाई? जैसे हमने संधि में संधि का अपोजिट यानी कि संधि का विक्षेप, संधि विच्छेद किया था ना, तो ऐसे ही अगर हम समास का विच्छेद करने लगे विच्छेद से मतलब उसको तोड़ने लगे, तो यहाँ मतलब मैंने विच्छेद नाम लिया है, ये मत समझिएगा विच्छेद की बात कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पे उसे बोला जाता है विग्रह करना। यानी कि जब समास के नियमों से हमने कोई शब्द बनाया, कोई समस्त पद हमने उसका बनाया, समास के नियमों का पालन करते हुए हमने कोई नया शब्द, कोई सार्थक शब्द या जिसे हम बोलते हैं समस्त पद या सामासिक पद हमने कोई बनाया है, तो उसका अपोजिट भी होगा। तो समास का यहाँ पे जो अपोजिट होता है, यानी कि समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास या समास विग्रह करना। इस प्रक्रिया को बोला जाता है समास विग्रह, और प्रक्रिया का जो नाम होता है वो होता है व्यास करना, समास का व्यास करना। तो अगर कहीं बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का विलोम जो होता है बहुत जगह लिखा होता है संधि, और बच्चों को नहीं पता होता है तो संधि और समास एक साथ जुड़े हुए बोलते हैं, तो इसलिए संधि लगा के आ जाते हैं, या तो संधि लिखा होगा या व्यास लिखा होगा। तो अब ऐसे अगर ऑप्शंस दिए हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। और व्यास का मीनिंग क्या है? बेसिकली समास का विग्रह करना। और समास का विग्रह क्या होता है कि समास को वापस समास के नियम, जिन नियमों का पालन करते हुए आपने समास से एक समस्त पद बनाया था या सामासिक पद बनाया था, उसको वापस उसी फॉर्म में लिखना, यानी कि जैसा था वैसा का वैसा ही पुराना करना। यानी कि जिस तरीके से आया था उसी तरीके से, जैसे मेरे को कोई कहते हैं, यहाँ पे इस घुड़सवार को ही लेते हैं कि भाई घुड़सवार लिखा हुआ है, इसको वापस अपने को क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो जब मैं इसको समास विग्रह करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा? घोड़े का सवार। तो जब इधर से ये प्रक्रिया इधर जाती है तो ये बोला जाता है समास करना या संक्षेपीकरण करना या संक्षेप करना। और जब ये प्रक्रिया इधर से वापस इधर आएगी तब इसको बोलेंगे समास विग्रह, यानी कि व्यास करना उसका। तो ये चीज है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अब जो है ये जो समस्त पद हमारे आए, अब हम अपने थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं समस्त पद वाली बात को, क्योंकि जब हमने समास से कोई सार्थक शब्द बनाया तो सारी बात किस पे आके टिक जाती है? समस्त पद पे, क्योंकि समस्त पद ही तो बनता है उसमें। तो समस्त पद जो बनता है, अब सारा खेल समस्त पद के साथ। तो समस्त पद में होता क्या है कि इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। समस्त पद के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इस समस्त पद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब आप कहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? कुछ नहीं भाई, जैसे हमने यहां लिखा था घुड़सवार, मैं घुड़सवार पे अटक गया हूं, कोई और एग्जांपल ले ही नहीं रहा हूं, लूंगा भी लूंगा भाई। तो इसमें पूर्व पद यानी कि ये जो पूर्व पद है पहला पद, और इसका था क्या बेसिकली? ये घोड़े का
सवार, यही था ना। तो इसमें घोड़े का सवार यानी कि घुड़ सवार। देखो दो चीजें हमने ली इसमें, घोड़े को हमने घुड़ कर दिया, का सवार हमने सवार, सवार को सवार ही रहने दिया। तो ये जो पूरा बना घुड़सवार जो बना ये पूरा, इस घुड़सवार में ये जो घुड़ है, ये जो घुड़ है, ये नीचे बिंदी है भैया घुड़, ये जो घुड़ है ये क्या है हमारा पूर्व पद है, और जो सवार है ये क्या है हमारा उत्तर पद है। यानी कि जो भी समस्त पद बनेगा उसमें हमेशा दो पद होंगे, दो पद का जोड़ कह लीजिए उसे, कि पूर्व पद और उत्तर पद। और ये जो हमने बनाया समास से छोटा किया इसको, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ निहित होगा। निहित मतलब इसका जो टोटल, इस पूरे का जो मतलब है वो इस जो समस्त पद बना इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब ही होता है। सवार का मतलब सवार समझ में आ रहा है, और घोड़े के लिए हमने यहाँ पे घुड़ ले लिया, घुड़ सवार। तो इसका कहीं ना कहीं इसमें शाब्दिक अर्थ निहित होगा, और वो दो हिस्सों में होगा, एक पूर्व पद में और एक उत्तर पद में। अरे कुछ नहीं भाई, पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि पूर्व यानी कि पहले का पद, उत्तर पद यानी कि बाद का पद। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रथम पद होगा, और इसे आप दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो जहां भी आपको ठीक लगे, जैसे भी समझ में आए वो समझ लीजिए। लेकिन जो मेन समझने की बात है वो यही बात है कि भाई जो समस्त पद बनता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक प्रथम पद, एक द्वितीय उत्तर पद, या पूर्व पद या उत्तर पद, जो भी जैसे भी आपको समझ में आता है, या पहला या दूसरा पद, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। क्योंकि समास या नॉलेज कभी भी ये नहीं कहती कि जो किताब में लिखा मैं वही मानूंगा। आप अपने नियम से, अपनी याददाश्त के हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बस ये है कि उसको लगा के सही आएगा ऑप्शन को। ऑप्शन में अगर आपने गलत कर दिया कि नहीं जी मेरी मर्जी तो तृतीय पद बनाने की है, तो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना आपको। तो हम जहां है वहां से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द जो बनता है, जिसे हम बोलते हैं समस्त पद। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास। और प्रक्रिया में हमने क्या किया, संक्षेप किया, दो या दो से, एक पूरी लंबी लाइन का संक्षेप कर लीजिए आप, ऐसा मान लीजिए कि हमने एक संक्षेप किया, तो उसको हम बोलते हैं संक्षेप्तीकरण। इसमें जो नया शब्द होना उसे बोलते हैं सामासिक पद या समस्त पद। इसका अपोजिट वापस करने लगे तो उसे बोलेंगे समास विग्रह। और उस मतलब इस प्रक्रिया का जो समास विग्रह किया हमने, मतलब तोड़ के वापस उसी तरह किया, तो उसको बोलते हैं व्यास। तो यहां तक हमारी बात समझ में आ जाती है। अब जो सारा खेल हमने कहा था कि भाई समस्त पद के ऊपर आके टिकता है, तो वो दो हिस्सों में होता है। एक कौन सा था हमारा पूर्व पद, एक हमारा कौन सा था उत्तर पद। तो जितने भी समास होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ समास होते हैं, वो सारे के सारे किस बात पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इस बात पे कि ये जो समास यहाँ पे जैसे घुड़सवार है, घुड़सवार एग्जांपल है ना, ये कोई और जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, आप ये सोचिए जैसे आपको कहा जाए घुड़सवार, तो आपको एक घोड़ा दिमाग में क्या आएगा आपके, एकदम से एक घोड़ा आएगा, और एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एक आदमी नजर आएगा आपकी जो स्मृति है उसमें, और वो तेजी से घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आएगा आपको, आपके दिमाग में ये आएगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, जो समझदार आदमी होंगे उनके दिमाग में एकदम से आएगा, जैसे कहा जाएगा घुड़सवार, तो दौड़ता हुआ घोड़ा आएगा, या घोड़े के ऊपर बैठा हुआ आदमी जो कि घोड़े को आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, यही घुड़सवार का मतलब नजर आएगा। तो यहाँ पर जो समास के जो भेद होते हैं, यानी कि जो समास के जो टाइप होते हैं, वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इन्हीं चीजों पे, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद में मेन फोकस किस पे जा रहा है, पूर्व पद पे जा रहा है, या मेन फोकस उत्तर पद पे जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि जी नहीं, मुझे तो पर्टिकुलर घोड़े का सवार, जो घोड़े के ऊपर आदमी सवार है वो नजर आया। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी, मुझे तो मेरी जो स्मृति में, मेरी जो समझ में आया, दौड़ता हुआ घोड़ा और उसके ऊपर एक कोई आदमी बैठा, कौन बैठा ये नहीं पता होता ना। सपनों में आप सोचते हैं कि यार मैंने फला सपना देखा, तो वहां पे जिस चीज की प्रधानता होती है, यानी कि आपको सवार नजर आया तो आप कहेंगे जी मेरा तो उत्तर पद क्या हो गया, मेन हो गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को तो घोड़े के ऊपर घोड़ा नजर आया, भाई सवार नजर आया, तो आपको उत्तर पद प्रधान है। आपको घोड़ा नजर आया तो आपका पूर्व पद प्रधान है। तो अब ये जो डिसाइडिंग होता है, अभी तक देखिए दोनों चीजें हैं, किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा, लेकिन जैसे हम समास कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही आप एकदम से बता सकते हैं कि आपके लिए शब्द को देखते ही कौन सा शब्द प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर। यानी कि आपके दिमाग में फिर आगे से वही आने लगेगा। ऐसी देवाल्या, तो आपको आल्या दिखाई देता है, आल्या का तो मतलब घर होता है, वो घर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे जब देवाल्या यानी कि देव, तो देवताओं के लिए जो आल्या है वो नजर आएगा। ऐसी विद्यालय यानी कि विद्या के लिए जो आल्या है वो नजर, तो वहां पे मेन फोकस किसका होगा। जैसे आपने कहा देवालय तो आपको मंदिर नजर आएगा, आपने कहा विद्यालय तो आपको एकदम से स्कूल नजर आएगा। तो फोकस किस पे है,
फर्स्ट वाले पद पे है। मैं अभी यही कह के चल रहा हूँ कि फर्स्ट वाले पद पे है। भाई पहले पद से ही तो आपने एकदम डिजाइन किया अपने दिमाग में। आप मैंने देवालय का तो आपने मंदिर सोचा, मैंने विद्यालय का तो आपने स्कूल सोचा। ये पहले पद के हिसाब से है। समझ रहे हैं? तो मेन पद कौन हो गया? पहले वाला। कि यहाँ पे फोकस किस पे गया कि वो देव के लिए है या विद्या के लिए है। मेरी बात समझे आप? तो अभी हम जो देख रहे हैं कि भाई प्रधानता कैसे पता लगती है, तो ये धीरे धीरे हम जब इसके क्वेश्चन देखेंगे, समास को देखेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा हमारी कि भाई प्रधानता ऐसे निकलती है। मैंने एक दो एग्जांपल आपको जैसे अभी बताए हैं कि किसको सोचने का। जैसे राजा का पुत्र है तो आप राजा को नहीं देख रहे हो, पुत्र को देख रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उसमें पुत्र बैक साइड में आ जाएगा। तो इसी प्रधानता के ऊपर हमारे सारे समास डिपेंड होते हैं। यानी कि जो समास के भेद होते हैं, टाइप ऑफ समास आप बोल लीजिए, वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इस प्रधानता के ऊपर करते हैं। यानी कि समास के जो भेद होंगे वो भेद आपके किस पे बात करेंगे? उसकी प्रधानता पे। भाई हम जो समास देख रहे हैं अभी, वो सारा का सारा समास की प्रधानता पे डिपेंड होगा। इसी प्रधानता से हम जो है हर तरीके का समास को पहचान लेंगे, क्योंकि हमें इसका पता लग जाता है, समास का पता लग जाता है। और समास की प्रधानता भी जो हमने बात करी वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? या तो पूर्व पद पे होती है या फिर उसके उत्तर पद पे होती है। भाई दो ही तो पद है हमारे समस्त पद में, दो ही पद हैं, उत्तर पद या पूर्व पद या पहला पद या दूसरा पद, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो समास के जो भेद है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? उसकी प्रधानता। और प्रधानता किस पे होगी? दो ही चीजों पे, या तो पूर्व पद पे, उत्तर पद पे, इन दोनों में से प्रधानता निकलेगी। तो समास जितने भी हमारे वो सब के सब इन पे डिपेंड करेंगे। अब देखो, अब आप मुझे चीज बताओ, अब आप इनके कॉम्बिनेशन करो। भाई अगर आप इनके कॉम्बिनेशन करने लगे तो प्रधानता या तो पहले पद की होगी या दूसरे पद की होगी। इसके इन दो चीजों के कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो? आप खुद से बना के देखो। प्रधानता मेन किसकी हो जाएगी? भाई या तो खाली पूर्व पद की होगी। भाई ऐसे तो गए तो पूर्व पद प्रधान होगा, या फिर आपका कौन सा होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। इसके अलावा कुछ और? हाँ जी, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जी पूर्व पद प्रधान हो गया एक जगह पे, एक जगह पे उत्तर हो गया, क्या पता दोनों ही प्रधान हो। ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। भाई कॉम्बिनेशन बनाने, कॉम्बिनेशन हमने बना लिए कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, पूर्व प्लस उत्तर दोनों ही पद मेरे क्या हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता है? और कुछ आदमी ऐसा भी कह सकते हैं, भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, भारत में लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र कहता है कि मेरी मर्जी, मैं तो दोनों को ही प्रधान नहीं मानता हूं, तो लो जी कोई प्रधान नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। सब अपनी मर्जी पर डिपेंड है भारत में। तो खैर अभी ये सब मजाक का टाइम अलग है, हमें अपना टॉपिक क्लियर करना है। तो जो प्रधानता होती है वो चार ही जगह हो सकती है। या तो पूर्व पद की प्रधानता होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी, या दोनों ही पद पूर्व और उत्तर दोनों ही प्रधान होंगे, या दोनों में से कोई प्रधान नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो बस हमारे जो समास होंगे वो इसी चीज पर डिपेंड करेंगे कि भाई समास के भेद किस पे? प्रधानता पे। प्रधानता यहाँ पर, और प्रधानता की टोटल 4 कॉम्बिनेशन निकले। इसका मतलब समास कितने टाइप का हो जाएगा हमारा? 4 टाइप का हो जाएगा। और जैसे ही मैं कहूंगा कि 4 टाइप के समास होते हैं, आप दूर से वहीं से मुझे 4 गालियां देना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा बुकों में कि भाई समास तो 6 प्रकार का होता है। और आप कहोगे बताओ यार कैसा मास्टर जी है, बुक में 6 टाइप का लिखा हुआ है और ये हमें 4 टाइप का बता रहा है, इसका मतलब मास्टर जी को आता नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, उसी थोड़ी बहुत पढ़ाई के आधार पर बता रहा हूँ कि इस चीज को भूलना मत। 6 ही होते हैं, लेकिन मेन अगर कहीं आपसे क्वेश्चन आ जाए, या क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में जिसमें उन्होंने कहा था कि समास के कितने टाइप होते हैं प्रधानता के आधार पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने टाइप होते हैं, उसमें ऑप्शन वही था 4, 5, 6 और 8 ऐसे करके था। 4, 5, 6 और 8। तो जो आदमी 4 लगा के आया था उसे खरे खरे सोने के नंबर मिले थे, जो 6 लगा के आया था उसे मुर्गी का अंडा मिला था। अब आप देख लो कि आपको सोने के अंडे चाहिए, सोना चाहिए या मुर्गी का अंडा चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो खैर अभी बताता हूँ कि कैसे ये 6 टाइप का होता है बुकों में लिखा हुआ, और यहाँ पर कैसे ये 4 टाइप का होता है। तो अब बात करते हैं ये जो 4 और 6 का सिस्टम होता है। अभी तक आपने जो बुक में पढ़ा होगा, जो समास पढ़े होंगे, आपने सबसे पहले जो नाम लिखे होंगे अपनी बुकों में, वो ध्यान से देखना कि सबसे पहले आपने कुछ ऐसा अवयवी भाव लिखा हुआ देखा होगा एक तो। दूसरा आपने द्वंद्व लिखा हुआ देखा होगा। तीसरा आपने यहां पर बहुव्रीहि लिखा देखा होगा। चौथा आपने यहां पे तत्पुरुष लिखा हुआ देखा होगा।
और तत्पुरुष के साथ आपने कर्मधारय और साथ में द्विगु लिखा देखा होगा। तो कितने समास हो गए? 1 2 3 4 5 6 समास तो आपने 6 पढ़े और बिल्कुल सही पढ़े हैं। प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो ये समास 4 ही होते हैं। कैसे होते हैं इस बात को समझते हैं कि भैया इनमें आपका जो अवयवी भाग है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है आपका। यहां पर द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और तीसरा आपका बहुव्रीहि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं है। अब बात आती है, देखिए हमने पूर्व पद भी देख लिया, पूर्व दोनों पद यानी कि पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो गए, कोई पद प्रधान नहीं बचा, कौन सा? उत्तर पद। और इन तीनों में उत्तर पद ही प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। चलिए ये जो तीनों होते हैं इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। सही मायनों में देखा जाए तो पहले ये दोनों के दोनों जो है कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के अंदर ही आते थे। यानी कि टोटल आपके होते थे 4। कौन कौन से? अवयवी भाव होता था, द्वंद्व होता था, बहुव्रीहि होता था और तत्पुरुष। शुरू में ये 4 ही होते थे। और तत्पुरुष के 2 भेद अलग से होते थे, इंटरनल कि कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों इसी के पार्ट होते थे। लेकिन समय के साथ इनको हिंदी के जो महानुभाव थे उन्होंने कर्मधारय और द्विगु को भी अलग से मानना शुरू कर दिया। इसीलिए किताबों में 6 लिखे होते हैं लेकिन प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं, क्योंकि प्रधानता आपकी सिर्फ 4 ही जगह डिसाइड हो सकती है। तत्पुरुष के 2 भेद जो थे, जो उसके इंटरनल जो उसके अपने भेद थे, उनको निकाल के अलग कर दिया गया। अब आप कहोगे कि भाई दोनों इन तीनों में उत्तर पद प्रधान है, तो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस बताकर तत्पुरुष से कर्मधारय और द्विगु को अलग अलग किया गया है। तो अब हमारा काम क्या है कि इन प्रधानता के आधार पर 4 को याद रखना और टोटल 6 रखना। जब भी, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपको, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं तो आप आंख मूंद के 6 लिखिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तब आप क्या आंसर देंगे? अपना 4। ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। प्रधानता, पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता और कोई पद प्रधान नहीं। अब हमारा काम क्या है कि हम देखते हैं 1 by 1 कि इनकी जो है प्रधानता की बात करी गई, यानी कि समास को पहचाना कैसे जाए और कैसे उसको करा जाए। मेरे अकॉर्डिंग संधि से बहुत ज्यादा आसान है समास, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कितना आसान है।